Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a new communicable disease that is yellow fever. तो येलो फीवर सिंपल सी चीज है, येलो नाम इसका इसलिए पड़ा होगा क्योंकि बॉडी जो है वो येलो हो जा रही होगी इस फीवर में। तो ये किस टाइप का फीवर है जिसमें हमारी बॉडी येलो हो जा रही है, जैसे कि जॉइंडिस। ठीक है, तो इस येलो फीवर में आपको कैसा लगेगा कि पर्सन को जॉइंडिस है, जबकि मैं आपको बता दूं कि जॉइंडिस इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। जॉइंडिस इज क्यूरेबल, प्रिवेंटेबल, बट दिस डिजीज येलो फीवर इज नॉट क्यूरेबल, नॉट प्रिवेंटेबल। और प्रिवेंटेबल तो है, क्यूरेबल नहीं है। एंड इसका जो भी कह सकते हैं ट्रीटमेंट है उस अवेलेबल नहीं है येट। तो आप ये समझ लो कि जॉइंडिस जैसी दिखने वाली डिजीज जॉइंडिस नहीं होती। तो कह सकते हैं कि जॉइंडिस इज मच बेटर देन येलो फीवर। ओके, देख लेते हैं कि ये डिजीज है क्या भला। ओके, तो ये जो येलो फीवर है, येलो नाम से ये पता चल रहा होगा कि बॉडी येलो हो जा रही है। इट इज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो नेम फीमेल एडीज एजिप्टाई। ठीक है, तो ये फीमेल एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो के पास क्या होता है, आरएनए वायरस कंटेन करके रखती है। ये इसके पास आरएनए वायरस होता है। कौन सा आरएनए वायरस? दैट इज फ्लैवी वायरस। ये वायरडी जो मैंने लिखा हुआ है ये इसकी फैमिली है। ठीक है, तो अगर आप एजेंट डालना चाहते हो तो फ्लैवी वायरस ही डालना, इसको डालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कह सकते हैं कि ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। क्यों? क्योंकि मेनली कौन फैला रहा है? मॉस्किटो के बाइट के थ्रू फैल रही है। मॉस्किटो कह सकते हैं कि रिजर्वियर है, रिजर्व करके रख रहा है ना। और किसको रिजर्व कर रहा है? एक आरएनए डेंजरस वायरस को रिजर्व करके रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आरएनए वायरस की जो फैमिली है वो सारे के सारे डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि आरएनए जो होता है उसके लिए वैक्सीन बनाना, आरएनए वायरस को कॉपी करके उसके लिए वैक्सीन बनाना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये कब सिम्टम्स लाती है? 3 से 10 दिन के अंदर अंदर। सोचो कितनी फास्ट ये फैल रहा है। मतलब किसी मॉस्किटो ने आकर के आपको काटा, बाइट किया, और 3 से 10 दिन के अंदर अंदर वो जो वायरस है वो अंदर फैल गया आपके अंदर, और उसके बाद आपको सिम्टम्स आने लगे। सो येलो नेम पड़ा है जॉइंडिस से। तो सिंपली जब बॉडी येलो कलर की हो जाती है तो लगता है कि जॉइंडिस है, बट वो जॉइंडिस नहीं है। डेफिनेशन देख लेते हैं। सो येलो फीवर इज एन एक्यूट। यहाँ पे एक्यूट इसलिए यूज किया गया है क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैम ने तो स्टार्टिंग में बोल दिया कि कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस है, फिर यहाँ पे एक्यूट क्यों यूज किया गया? देखो, येलो फीवर के स्टेजेस होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्यूट सिम्टम आएंगे ना, उसके बाद ही वो क्रोनिक में चेंज हो जाएगा। क्रोनिक में चेंज होने में उसको टाइम नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग का बताया हुआ है कि येलो फीवर एक एक्यूट सिम्टमेटिक, सॉरी सिस्टमेटिक या सिस्टमिक। सिस्टमिक मीन्स पूरे सिस्टम को, बॉडी के सिस्टम को, जैसे लंग्स हो गए, कार्डियक सिस्टम हो गया, है ना, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सबको हार्म करता है। सो येलो फीवर एक एक्यूट सिस्टमेटिक इलनेस है जो कि फ्लैवी वायरस के थ्रू हो रहा है। इट इज अ ज़ूनोटिक डिजीज। ज़ूनोटिक डिजीज मीन्स होता है जर्म्स जो कि स्प्रेड हो रहे हैं बिटवीन एनिमल एंड पीपल। ठीक है, ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच में जब जर्म्स स्प्रेड होने लगते हैं तब हम उसे ज़ूनोटिक डिजीज बोलते हैं। मेनली इफेक्टिंग द मंकीज एंड द अदर वर्टिब्रेट्स, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, मॉस्किटो के अंदर तो वो डिजीज है ही, मॉस्किटो के अंदर वायरस है, मॉस्किटो मंकी को काटता है, मंकी के अंदर भी वो वायरस फैल जाता है, मंकी से सेकेंड मंकी, थर्ड मंकी, मंकी मंकी मंकी, ऐसे ऐसे फैलते फैलते फिर उन मंकीज को दूसरे मॉस्किटोज काटते हैं, और फिर से वो मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को काटते हैं। तो इस तरह से ये डिजीज फैल रही है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स मीन्स होता है वो सारे कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, मतलब बैकबोन वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में ये फैल सकती है। समझ गए? मैंने कुछ ज्यादा ही लेंदी बता दी डेफिनेशन। सिंपली है डेफिनेशन, येलो फीवर होता है, एक्यूट होता है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? फ्लैवी वायरस की वजह से हो रहा है। ज़ूनोटिक डिजीज है। क्यों? क्योंकि ये जो है
एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच में फैल रही है, और ये क्या कर रही है, मंकी से स्टार्ट हो रही है, मतलब मॉस्किटो से तो हो ही रही है, उसके बाद मंकी से स्टार्ट हो रही है और सारे ह्यूमन बीइंग में भी फैल रही है, और उन सारे एनिमल्स में फैल सकती है जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन होती है। WHO के अकॉर्डिंग इंसिडेंस रेट क्या बताता है? इंसिडेंस रेट बता रहा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है आई थिंक, यहाँ पे 30,000 होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, 30,000 होगा, ठीक है। तो WHO बताता है कि 2 लाख केसेस एवरी ईयर मिलते हैं, 30,000 डेथ हो चुकी हैं। आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा है ये एवरी ईयर। देखो अभी आपको ये ज्यादा इसलिए नहीं लग रहा हो क्योंकि ये हर जगह नहीं फैला है, ये जो येलो फीवर है ये हर जगह नहीं फैला हुआ है, लेकिन जिस भी एरिया में फैला है उस एरिया में वो इतनी इलनेस और इतनी डेथ कॉज कर रहा है। आप समझ लो, अगर 10 में से 4 जगह अफेक्टेड हैं तो उस 4 जगह में ये इंसिडेंस रेट फॉलो हो रहा है, समझ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं साइकिल। तो साइकिल 2 पार्ट में डिवाइड है, जंगल साइकिल और हमारी अर्बन साइकिल। जंगल साइकिल सिंपल सी चीज है, नेम से ही पता चल रहा होगा कि जो जंगल में फॉलो हो रही है वो जंगल साइकिल है, जो अर्बन में फॉलो हो रही है वो अर्बन साइकिल है, ठीक है। तो जंगल साइकिल में हुआ क्या, मॉस्किटो जिसने इन्फेक्शन को ले रखा हुआ था, इन्फेक्टेड मॉस्किटो था, उसने क्या किया, मंकी को बाइट कर लिया। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे मंकी और बाकी एनिमल्स भी मिलते हैं, यहाँ पे मंकी से ही रिसर्च के थ्रू पता चला है कि मंकी, इसने मंकी को बाइट किया और मंकी में सबसे ज्यादा सिम्टम्स मिलने लगे, ठीक है। तो अफेक्टेड मॉस्किटो ने क्या किया, मंकी को बाइट किया। मंकी, एक मंकी से दूसरे मंकी फैला, दूसरे से तीसरे फैला, ऐसे मंकीज में फैल गई ये डिजीज, ठीक है। अब दूसरे जो मॉस्किटोज हैं, फीमेल एजिप्टाई जो भी है, ठीक है, सॉरी, तो ये क्या करेगी, ये फिर से उसी अफेक्टेड मंकी को काटेगी, बाइट करेगी, और फिर से क्या करेगी, किसी हेल्दी मंकी को बाइट कर लेगी। इस तरह से मॉस्किटो से मंकीज में और मंकीज में चारों तरफ फैल गया ये थी आपकी जंगल साइकिल। अब अर्बन साइकिल आ जाओ। अब वही मॉस्किटो अर्बन एरिया में भी आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि मॉस्किटो तो माइग्रेट करते रहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह आते रहते हैं। अब आप लखनऊ की बात ले लो तो लखनऊ में ऐसे बहुत सारे जंगल इलाके होंगे, एरिया होगा, ठीक है, जहाँ पे ये सारे मॉस्किटोज मिलेंगे। क्या वो वाले एरिया में, डेवलप्ड एरिया में नहीं आएंगे क्या? आएंगे, सिंपल सी चीज है। तो मॉस्किटो माइग्रेट होकर डेवलप्ड एरिया में आ गया, उन्होंने सेम इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने आकर के ह्यूमन बीइंग को काट लिया। एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग फैला, दूसरे से तीसरे फैला, उसी तरह से उसी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को फिर से दूसरे मॉस्किटोज ने काट लिया, फीमेल इजिप्टाई ने, और ये दूसरे ह्यूमन बीइंग में भी फैल गए। तो सिंपल सी चीज है, मंकी में भी मॉस्किटो फैला रहा है, ह्यूमन बीइंग में भी मॉस्किटो फैला रहा है। मंकी जो है, जो कि हमारे जंगल्स में मिलते हैं मोस्टली ज्यादा से ज्यादा, तो वो वहां पे फैल रहा है, यानी कि जंगल इलाके में भी फैल रहा है और अर्बन इलाके में भी फैल रहा है। अर्बन इलाके में ह्यूमंस के थ्रू फैल रहा है, जंगल इलाके में मंकीज के थ्रू फैल रहा है। नेक्स्ट आ जाओ रिस्क फैक्टर्स। मैंने हेडिंग नहीं डाली, आप डाल लेना। ये रिस्क फैक्टर्स है, तो रिस्क किससे है? देखो, सबसे पहले तो मॉस्किटो बाइट से ही रिस्क फैक्टर्स है। हमें नहीं पता कि भाई ये फीमेल इजिप्टाई है या कौन सा वो मॉस्किटो है या फीमेल एनाफिलीज है, हमें क्या पता कौन सा मॉस्किटो है। तो कोई भी मॉस्किटो आकर के आपको बाइट कर रहा है, क्या पता उसमें से डेंगू मॉस्किटो कौन सा है, मलेरिया का मॉस्किटो कौन सा है, येलो फीवर का मॉस्किटो कौन सा है, हमें नहीं पता है। तो ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका मंकी बाइट। अगर किसी येलो फीवर वाला जो मंकी है उसने आकर के ह्यूमन को बाइट कर लिया तो ह्यूमन को हो गया। वैसे ये रेयर है और ये कॉमन है। देखो, मॉस्किटो बाइट तो कॉमन है, दिन रात हम मच्छर को देते रहते हैं, अपना ब्लड डोनेट करते रहते हैं, मॉस्किटो को डोनेट कर दिया हमने ब्लड, लेकिन मंकी इतनी जल्दी नहीं बाइट करता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रैवल आप जब करते हो एरियाज में, तो जिस एरिया में, क्या पता आप अफेक्टेड एरिया में चले गए, वहां पे हाई रिस्क एरिया था और वहां के मॉस्किटो ने आपको बाइट कर लिया। नहीं तो ट्रैवलिंग के टाइम पे भी क्या पता आप किस चीज से ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ कहाँ के एरिया से निकल रहे हो और मॉस्किटो ने आपको बाइट कर लिया। ये सारी चीजें मैटर करती है रिस्क फैक्टर्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है? सिंपल सी चीज है, कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो कि जिसके पास ये वायरस है, उसने क्या किया, वो आया, उसने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लिया। हेल्दी पर्सन को बाइट करने के बाद
उसमें क्या हुआ, वायरेमिया हुआ। ठीक है, वायरेमिया क्या है, वायरेमिया इज कह सकते हैं इट इज अ मींस, इट मींस दैट वायरल लोड इन द बॉडी। ठीक है, वायरेमिया क्या है कि ये भी आप बोल सकते हो कि वायरस का अंदर बॉडी के अंदर रेप्लिकेट होना या फैलना, उसको ही हम वायरेमिया बोलते हैं। ठीक है, अब जब बॉडी के अंदर बहुत सारे वायरस फैल गए तो वो सबसे पहले उन्होंने लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक किया, हमारे लिम्फ नोड को या लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक किया। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स से बना होता है। ये देखो, ये पूरा जो ग्रीन वाला देख रहे हो आप, वो लिम्फेटिक सिस्टम मैंने आपको दिखाया है, देख लो ये हर जगह गया है, पूरी बॉडी में स्प्रेड है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो जब हमारे जो वायरस था वो लिम्फ इसी के सिस्टम के अंदर चला गया, तो इसने क्या किया, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस होने से पहले ही या प्रोड्यूस होते ही मारना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस है, इसने एंटीबॉडीज को मारना शुरू कर दिया। जब एंटीबॉडीज मर गए, सफिशिएंट नहीं रहे, वीक हो गए, उनकी संख्या कम हो गई, वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाए, तो ये वायरस पूरी बॉडी में फैल गया, स्प्रेड टू दी होल बॉडी। और पूरी बॉडी में फैलने के बाद ये ब्लड में चला जाएगा, सिंपल सी चीज है। और ये जब ब्लड में चला जाएगा तो पूरी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में मंकी बाइट तो नहीं हुआ, और सिम्टम कितने दिन में आए, क्या मॉस्किटो वाले एरिया में तो ज्यादा तो नहीं रहते हो, क्या आप ट्रैवलिंग के थ्रू हाई रिस्क एरिया में तो नहीं चले गए, है ना, कौन से एरिया में आप ट्रैवल करने गए, ये सारी चीजें हम उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें हम वाइटल साइन पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिसमें आपको टेम्परेचर राइज मिलेगा, रेस्पिरेशन डिक्रीज मिलेगी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बीपी डिक्रीज मिलेगा, पल्स रेट हाई मिलेगी। इसके अलावा आप उसकी पेन लेवल चेक कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो उसको पेन हो रहा है कि नहीं, कितना पेन हो रहा है ये पूछ सकते हो, है ना। और फीवर चेक कर सकते हो, ये सब कर सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में आपको WBC काउंट ज्यादा मिलेंगे, क्यों, क्योंकि देखो इन्फेक्शन हो रखा हुआ है तो WBC इंक्रीज मिलेगा आपको। प्लस आपको RBC काउंट डिक्रीज मिलेंगे, CBC काउंट डिक्रीज मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो इन्फेक्शन है उसने हमारे RBC पे अटैक करना शुरू कर दिया और हमारे RBC डिस्ट्रक्शन होने लगा है, मतलब RBC की डेथ होने लगी है। नेक्स्ट है आपका लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी इसलिए करोगे क्योंकि लीवर सेल्स डैमेज होने लगेंगे। ठीक है, तो जो हमारी लीवर है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और उसका बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ दी, आप जो भी वो लोगे, टैबलेट्स लोगे या जो भी आप वो लोगे, उसका सारा मेटाबॉलिज्म करेगा लीवर हमारा। ठीक है, तो आपको लीवर बायोप्सी करनी होगी ये जानने के लिए कि लीवर में कितना इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हुआ है। बायोप्सी में हम करते क्या है, लीवर का एक छोटा सा सेल ले लेंगे, उसको हम लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा हाई लेवल का इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है आपका एलाइजा। तो एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइजा हम क्यों कराते हैं, जिससे कि हमें एंटीजन का पता चल सके कि अंदर कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी है। सॉरी, एलाइजा टेस्ट हम करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अब एंटीबॉडीज अगर IgM प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन है, पहली बार इन्फेक्शन हुआ है। IgG प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, तो IgG ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो हमारे इम्यून सिस्टम ने IgG प्रोड्यूस कर दी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका, सॉरी मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, PCR भी आप करा सकते हो। PCR टेस्ट, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है, इसमें हमें एंटीजन का पता चलता है कि कौन सा एंटीजन हमारी बॉडी में है, उससे हमें वायरस का पता चल जाएगा कि कौन सा वायरस है, और हम फाइनली डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमारे अंदर कौन सी डिजीज हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स। पहले तो मैंने आपको बताया था कि इसकी दो स्टेजेस होती हैं, एक है एक्यूट स्टेज, दूसरी है क्रोनिक स्टेज। जो ये एक्यूट स्टेज है ये अर्ली स्टेज भी कहलाती है, इसको हम अर्ली स्टेज भी बोलते हैं, इसको हम इनिशियल स्टेज भी बोलते हैं, इसको हम स्टार्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी गर्म होके उस अंदर के ऑर्गेनिज्म को मारना
चाहती है, ये शुरू करती है, तो इसी वजह से हमें फीवर आता है। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले फीवर आएगा। फीवर आएगा तो हेडेक तो होगा ही होगा। मसल पेन क्यों होगा? मसल एक होगा मोस्टली आपके बैक एरिया में और आपके नीज में। क्यों मसल पेन होगा? देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारी पूरी पूरी बॉडी में तो इन्फेक्शन फैले गया, ठीक है। पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलने की वजह से क्या हुआ, इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने मसल सेल को इंजर्ड करना और उसको इन्फ्लेमेशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मसल सेल्स इंजर्ड हुए, इन्फ्लेमेट हुए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, मसल पेन, मसल वीकनेस होने लगे और मसल पेन होने लगा। अब रही बात बैक पेन और नीज पेन की, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बैक पेन में बैक मसल्स में ज्यादा पेन हो रहा है और नीज की तरफ मसल्स में ज्यादा पेन हो रहा है। पहली चीज तो नीज की तरफ क्यों ज्यादा पेन हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो जब हम स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, तो हमारा प्रेशर नीज पे पड़ता है, हमारे टोस पे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीज पे क्या हुआ, प्रेशर पड़ा, नी की जो भी मसल्स है उन पे प्रेशर पड़ा और ऑलरेडी मसल्स वीक हो गई हैं, इन्फ्लेमेट हो गई हैं, तो नी के ऊपर ज्यादा पेन हुआ। उसी तरह से बैक में क्यों हुआ, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वहां पे हमारी बैकबोन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आपकी बैकबोन नहीं होगी, ना आप चल पाओगे, ना आप खड़े हो पाओगे, ना आप लेट पाओगे, ना आप बैठ पाओगे। तो देखा जाए तो हमारी हर एक्टिविटी में मेन रोल बैक बैक का होता है और बैक को हमारी बैक मसल सपोर्ट करके रखती है। तो जब बैक मसल्स पे इतना प्रेशर पड़ा रहेगा, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो क्या वो अपना काम ठीक से कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। जो ज्यादा काम करेगा उसी को ज्यादा पेन होगा, ठीक है। नो पेन नो गेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेन जो है अच्छा वाला नहीं है, बुरा वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नी पे प्रेशर पड़ रहा है तो नी मसल्स वीक है, नी में पेन हो रहा है, बैक में प्रेशर पड़ रहा है, बैक मसल्स वीक हो गई है, बैक में पेन हो रहा है। नोजिया वॉमिटिंग और बोथ। देखो नोजिया वॉमिटिंग इसलिए होगी क्योंकि पहले ही बता चुकी हूँ कि पूरी बॉडी में हो गया इन्फेक्शन। अब जो इन्फेक्शन था वो आपके एब्डोमेन में भी जाएगा, स्टमक में, आपकी पूरी जीआई सिस्टम में जाएगा, आपके खाने को डाइजेस्ट नहीं करने देगा, आप खाना इनटेक नहीं कर पाओगे। इसी इसी वजह से आपको नोजिया वॉमिटिंग दोनों फील होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, तो जब आपके जीआई सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, आपको फीवर हो रखा हुआ है। दूसरी चीज देखो, लॉस ऑफ एपेटाइट तब होता है मेनली जब आपको फीवर हो जाता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो पूरा ब्रेन है ना, वो सारा फोकस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फीवर के थ्रू मारने में लगा देता है, ठीक है। तो जो आपकी भूख होती है वो मर जाती है। ये आप सोच रहे होगे ये क्या लॉजिक हुआ? देखो जब आप ब्रेन पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है, फ्लाइट और फाइट में आपको फंक्शन कराता है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, तब आपकी अननेसेसरी जो जिसकी अभी जरूरत नहीं है वो चीजें गायब हो जाती है। अब जैसे कि आप किसी को झगड़ा करने के लिए गए, ठीक है, किसी से आपको झगड़ा करना है, आप उसको मारने के लिए गए हो, तो क्या आपको वॉशरूम लगेगी? नहीं लगेगी। आपको भूख लगेगी उस टाइम पे? नहीं लगेगी, है ना। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया, आपका इंटेस्टाइन का पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रेन ने उस सामने वाले पे फोकस करवा दिया कि इस बंदे को मुझे मारना है, ठीक है। तो बाकी जो ब्रेन ने इधर उधर जो फोकस था वो डिक्रीज कर दिया और ब्लड सप्लाई जो होती है वो आपके हाथों में, आपके स्केलेटल मसल्स में, आपकी आईज में ज्यादा बढ़ा दी। और कहाँ से कम कर दी? मैनेज किया ना उसने, उसने कम करी आपके इंटेस्टाइन से, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपके एपेटाइट से कम कर दी उसने। इसी वजह से जब आप किसी टेंशन में होते हो या आप किसी फीवर में हो या आपको किसी को मारना है या आपको किसी क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करना है, आपको भूख नहीं लगती है। आई थिंक ज्यादा डिटेल में हो गया, क्रॉप कर देना, कोई बात नहीं, मतलब आप वीडियो आगे बढ़ा देना अगर आपको नॉलेज नहीं चाहिए। वैसे ये बहुत अच्छी चीज है जानना कि क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है डिजीनेस। तो जब आप खाना नहीं खाओगे तो आपको फेंटिंग हो जाएगी, आपको भूख, मतलब आपको चक्कर भी आने लगेंगे, आपको वीकनेस फील होगी, तो वही सब होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्रोनिक सिम्टम्स। अब यहाँ पे दूसरी स्टेज हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी स्टेज क्या है हमारी? जो हमारी क्रोनिक स्टेज है, या हम इसको कह सकते हैं सीवियर स्टेज भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो क्रोनिक स्टेज हमारी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो और वो स्टार्टिंग स्टेज में ही सब कुछ हैंडल कर ले,
ठीक है, और आपको क्रोनिक सिम्टम्स ना आए। और ये भी हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना हो तो वो हमारा माइल्ड स्टेज था, उसके बाद तुरंत क्रोनिक स्टेज आपकी स्टार्ट हो जाए। तो ये डिपेंड करता है बॉडी पे कि किसका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब ये नहीं कि येलो फीवर डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी में क्रोनिक स्टेज आएगी, किसी किसी में नहीं आएगी, लेकिन वायरस अपना काम करता रहेगा अंदर। ओके, क्रोनिक स्टेज देख लेते हैं। स्किन येलो हो रही है और जो स्क्लेरा है यानी कि व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई है उसमें भी येलोइश हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहली चीज तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे आरबीसीज हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब आरबीसीज हमारे मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब ब्लड कम होता है तो बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और बिलिरुबिन लेवल येलो कलर का होता है जो कि जॉइंटिस कॉज करता है, समझ गए? तो यहाँ पे जब आरबीसीज की डेथ हो रही है तो यहाँ पे बाइल जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है और हमें जॉइंटिस के सिम्टम्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग। समटाइम्स ब्लड आ जाएगा। देखो एब्डोमिनल पेन होगा ही, आप खा नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपके एब्डोमिन वीक हो जा रहा है, आपके एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जा रही हैं, आपकी स्मूथ मसल्स वीक हो जा रही हैं। वॉमिटिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्यों आएगा। ब्लड इसलिए हो सकता है कि आपके प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज होंगे। क्यों डिक्रीज होंगे? क्योंकि आपका जो ब्लड है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो प्लेटलेट काउंट होते हैं वो आपके ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं। तो जब यहाँ पे ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाएगा, है ना, तो यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिक्रीज यूरिनेशन, किडनी भी फेल होने लगी है। क्यों? क्योंकि किडनी में इन्फेक्टेड ब्लड जा रहा है, इन्फेक्शन के साथ ब्लड जा रहा है, तो किडनी जब फेल हो जाएगी तो डिक्रीज यूरिनेशन हो जाएगा। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ एंड आई। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे प्लेटलेट काउंट भी आपके डिक्रीज हो रहे हैं। तो प्लेटलेट काउंट के पास हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो जब प्लेटलेट काउंट आपके डिक्रीज होने लगेंगे तो आपका क्लॉटिंग फैक्टर भी डिक्रीज होने लगेगा। क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज होने लगेगा तो आपकी जो कैपिलरीज होंगी, जो पतली पतली वेन्स के साथ जो ब्रांचेस अटैच होती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं, जो कि ब्लड कंटेन करके रखती हैं, वो रप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो इस तरह से कुछ सिम्टम मिलेंगे। देखो आंख की जो आई की कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो गई तो आई में ब्लीडिंग दिखने लगी। वैसे ही नोज, माउथ, हर जगह जहां पे भी आपको विजिबल दिखेगा एरिया, ओपन एरिया दिखेगा, वहां पे आपको ब्लीडिंग दिखने के चांसेस है। हार्ट डिसफंक्शन होगा, हार्ट फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हार्ट के अंदर कोई अच्छा ब्लड नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन और वायरस वाला ब्लड जा रहा है। किडनी फेल होगा, लीवर फेल होगा, सब में इन्फेक्शन वाला ब्लड जा रहा है। ब्रेन में भी इन्फेक्शन वाला ब्लड जा रहा है, ब्रेन भी डिसफंक्शन करेगा। डेलीरियम हो जाएगा। डेलीरियम मीन्स होता है कि डेलीरियम इज अ टाइप ऑफ द कॉग्निटिव एंड डिसऑर्डर। लाइक आप कुछ थिंक नहीं कर पाओगे, आप कह सकते हो कि नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, आपको कुछ कंफ्यूजन रहेगी, समझ में नहीं आएगा, आप टेंशन में रहोगे, है ना। इसके अलावा सोशली आप अवेयर नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है? डिसफंक्शन कर रहा है। दैट्स वाई डेलीरियम हो रहा है। इसके अलावा सीजर्स आएंगे। सीजर्स क्या होता है? झटके आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे आरबीसीज डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, हमारे हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है और हमारे ब्रेन के अंदर वायरस जा रहा है। फिर एट लास्ट क्या होगा? कोमा हो जाएगी और डेथ भी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट। देखो कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ही नहीं अभी तक, तो हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, सिम्टम्स को लेकर के हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे, एनएस दे सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल सलाइन से के थ्रू कर सकते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उनको वाटर इनटेक करने के लिए बोलेंगे 3 लीटर पर डे। क्यों? क्योंकि हमारे जो आरबीसीज हैं, हमारा जो ब्लड है वो कम हो रहा है और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो रहा है। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को आइसोलेट करके रखेंगे, ठीक है, ब्लड टेस्टिंग करा लेंगे, ब्लड अरेंज करके रखेंगे, हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़े। मेडिकेशंस में एंटीवायरल कोई भी ऐसा अभी तक नहीं बन पाया है जो इस वायरस को कुछ मार सके, ठीक है। फिर भी हम कॉमन एंटी कह सकते हैं वायरल ड्रग दे सकते हैं। राइबाविरिन दे सकते हैं, राइबाविन या राइबाविरिन दे सकते हैं। तो राइबाविरिन करता क्या है कि वायरस के थोड़ा सा इफेक्ट को डिक्रीज करने की कोशिश करता है, जबकि कोई भी सक्सेसफुल रेट नहीं पता चला है। देन पेन किलर दे सकते हैं। तो पेन किलर क्यों देंगे? क्योंकि पेन बहुत हो रहा है, मसल पेन बहुत हो रहा है, तो ब्रूफिन दे सकते हैं, ब्यूप्रोफिन दे सकते हैं।
एंटीपायरेटिक में दे सकते हैं, फीवर के लिए दे सकते हैं एंटीपायरेटिक, पैरासिटामोल, सुमोल, कुछ भी दे सकते हो। एंटी एमिटिक्स, क्योंकि उसको वॉमिटिंग नोजिया हो रहा है तो हम डोम पैरिडोन दे सकते हैं एंटी एमिटिक के लिए। सीवियर स्टेज के लिए हम आईवी फ्लूइड देंगे, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। O2 थेरेपी देंगे हम, ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड ही कम हो रहा है तो ऑक्सीजन भी कम हो रहा है। डायलिसिस के लिए, क्योंकि किडनी फेल हो रही है तो डायलिसिस अगर हम नहीं कराएंगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारा ब्लड कौन फिल्टर करता है? किडनी। नेक्स्ट, हमारा ब्लड रिप्लेसमेंट करेंगे तो हम ब्लड टेस्टिंग पहले ही करा लेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड डिस्ट्रक्ट हो रहा है। प्लाज्मा देंगे तो प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या है कि प्लाज्मा के पास एंटीबॉडीज होती है। पहली चीज तो प्लाज्मा कहाँ मिलता है? प्लाज्मा एक ब्लड का ही कंटेंट होता है, येलोइश कंटेंट होता है। इसके पास एंटीबॉडीज होती हैं, इसके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके पास प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, इसके पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, इसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है। तो प्लाज्मा हम चढ़ा सकते हैं अलग से, ताकि एंटीबॉडीज को हम एक्टिवेट कर पाए, है ना, हमारी बॉडी को प्रोटीन दे पाए, एनर्जी दे पाए, ये सारी चीजें कर पाए। देन ब्रीदिंग, वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, उनको वेंटी पे रख सकते हैं बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में। प्रिवेंशन फ्रॉम द सेकेंडरी इन्फेक्शन लाइक निमोनिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो देखो, लंग्स अफेक्टेड हो रहे हैं तो निमोनिया आराम से हो सकता है। निमोनिया में होता क्या है, जो हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी एल्वोलाइज होती है जो कि O2 CO2 को चेंज करती हैं ब्लड से, तो वो सारी अफेक्टेड हो रही हैं, तो निमोनिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो ऑलरेडी परेशान है और निमोनिया होने के बाद डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है? वाइटल साइन असेस करना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में। देन स्किन की इंटीग्रिटी को चेक करना है। तो स्किन की इंटीग्रिटी को क्यों चेक करेंगे? देखो, ड्राइनेस तो नहीं हो रही है, कैसे चेक करोगे? ड्राइनेस चेक कर लोगे, पेल स्किन पेल तो नहीं हो रही है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मेडिकेशंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें क्या करना है कि मॉस्किटो बाइट से बचाना है, मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हो, ओडोमॉस यूज कर सकते हो, फुल स्लीव पहन सकते हो। वैक्सीनेशन, कोई पर्टिकुलर वैक्सीनेशन इसकी नहीं है, लेकिन ये 17D जो वैक्सीनेशन है, ये आप उन्हीं को दे सकते हो जो कि इन्फेक्शन जिनको नहीं हुआ है अभी। जो इन्फेक्शन हो चुका है जिनको, उन पे ये वैक्सीन बिल्कुल काम नहीं करेगी। ठीक है। इम्यून प्रेजेंट पेशेंट को ये वैक्सीन काम नहीं करेगी, है ना, जिनको इन्फेक्शन हो चुका है। आइसोलेशन कर सकते हो, पेशेंट का आइसोलेट अगर नहीं करोगे तो और हेल्दी पीपल्स को क्या करेगा? ये अफेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में इंसेफ्लाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंसेफ्लॉन मींस होता है इसका। देखो, आइटिस मींस होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इंसेफ्लाइटिस मींस, इंसेफ्लॉन कौन होता है? ब्रेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन सेल्स। तो ब्रेन में जब ऑक्सीजन नहीं जा रहा है और वायरस चला जा रहा है तो ब्रेन सेल्स में तो कुछ ना कुछ तो इन्फ्लेमेशन होना ही है। ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ब्लीडिंग में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, नोज ब्लीडिंग हो जाएगी, माउथ ब्लीडिंग हो जाएगी, आई ब्लीडिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड के साथ साथ प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा मायोकार्डाइटिस, मायो मीन्स होता है मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। मायो मीन्स मिडिल लेयर, कार्डी मीन्स होता है, कार्ड मीन्स होता है कार, सॉरी, कार मीन्स होता है कार्डियक, मतलब हार्ट, और आइटिस मीन्स होता है इन्फेक्शन, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि मिडिल लेयर या मिडिल मसल्स ऑफ द हार्ट हो रहा है। देखो, मिडिल जो मसल होती है हार्ट की, हार्ट में 3 मसल्स होती हैं, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। एंडो मीन्स होता है इनसाइड द लेयर, इनसाइड द हार्ट, मायोकार्डियम मिडल पोर्शन ऑफ द हार्ट एंड पेरिकार्डियम आउटर पोर्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो मायोकार्डियम में इन्फेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, मायोकार्डियम जो मिडिल पोर्शन ऑफ द हार्ट है उसके पास कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जिसके पास ब्लड होता है और जो हार्ट के ऊपर, हार्ट में पहुंचाती है ब्लड, ठीक है। तो जब यहाँ पे ब्लड में ही इन्फेक्शन फैल रहा है तो मायोकार्डियम में इन्फेक्शन होना तो लाजमी है, क्योंकि मायोकार्डियम में सारी ब्लड सप्लाई हो रही है, ठीक है। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, लंग्स में एडिमा हो जाएगा। लंग्स में एडिमा इसलिए हो जाएगा क्योंकि लंग्स हमारे अफेक्टेड हो रहे हैं, है ना। शॉक हो जाएगा,
शॉक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे पहली चीज तो जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। तो कौन सा वाला शॉक होगा? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। इसके साथ साथ आपको सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंदर सेप्टिसीमिया हो रहा है, इन्फेक्शन का लोड बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट आपका निमोनिया। निमोनिया सिंपल सी चीज है, जब पल्मोनरी एडिमा हो रहा है उसके बाद आपको निमोनिया आराम से हो जाएगा। मैंने निमोनिया क्या है? इट इज एन इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स एल्वोलाइज। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है? जो ब्रेन होता है हमारा, ये देखो ये ब्रेन है, इसके ऊपर लेयर्स होती हैं 3, ठीक है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर। इन तीनों में इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ब्लड सप्लाई, ये सब इनके पास ब्लड सप्लाई होती है, तो जहां जहां ब्लड सप्लाई जा रही है पहले, वहां वहां पे पहले इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्हीं तीनों लेयर को मिला के हम मेनिंजियल लेयर बोलते हैं, और इस मेनिंजियल लेयर में इन्फेक्शन होने को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द येलो फीवर। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो मेरी एंड स्क्रीन है उस पे आपको दिख रहा होगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की मेरी पूरी प्लेलिस्ट। इसमें सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, आपको देखना है तो देख सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।